नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी लैब असिस्टेंट की जो प्रयास डिवीजन सीरीज है उसमें। और आज हमारे उसी सीरीज का सेकंड चैप्टर यानी जो सेकंड टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, वो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारी आज की क्लास रहेगी या जो हमारी ये क्लासेस चल रही हैं वो हमारी जो बुक है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के अंडर में लैब असिस्टेंट भूगोल प्रयोगशाला सहायक के भूगोल के रूप में, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसी बुक के बेसिस पे हमने इसको पीपीटी में कन्वर्ट करवाया है और उसी पीपीटी के थ्रू आपकी क्लासेस ली जा रही है। इसी का जो कंटेंट है वो आपको क्लासेस के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बुक का भी देख ली। अब हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये देखिए टॉपिक है पृथ्वी। तो हमारा मेन जो सेंटर ऑफ पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है पृथ्वी। हम पृथ्वी की सबसे पहले ओरिजिन के बारे में देखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जो आज हमें पृथ्वी दिखती है गोल गोल, वो बनी कैसे। और दूसरा, जब वो गोल बन गई तो उसका विकास कैसे हुआ, आज जिस शेप में दिख रही है उसके अंदर हम लोग रह रहे हैं, मानव रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं, वो सभी कैसे रह रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी दशाएं रही हैं, वो सभी चीज़ें आज के हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपरली एनसीईआरटी और आरबीएससी की बेसिस पे है, तो अगर आप बेस क्लियर भी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी। अब छोड़ दीजिए, ये लिखा है कि ब्रह्मांड, तारे, है ना, कौन कौन चीज़ हो गई। एक तो हो गया ब्रह्मांड, ठीक है, एक हो गए तारे, एक हो गए ग्रह, और उसी ग्रह में एक ग्रह है पृथ्वी। इन सभी की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सभी की उत्पत्ति के बारे में हम किसमें पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से आरंभिक सिद्धांत हैं ना, कौन कौन से सिद्धांतों पे हम ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है निहारिका परिकल्पना, या जिसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं, निहारिका सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है सबसे पहले इमैनुअल कांट हुए थे। कौन हुए थे, कांट ने 1755 में एक संकल्पना दी। इमैनुअल कांट ने 1755 में एक संकल्पना दी जिसको कहते हैं हम गैसीय परिकल्पना। किसको क्या बोलते हैं, गैसीय परिकल्पना। पिछले लैब असिस्टेंट 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न था जिसमें मिलान करवाया गया था, है ना, मिलान वाला प्रश्न था। उस मिलान वाले प्रश्न में इमैनुअल कांट का मिलान करवाया गया था गैसीय परिकल्पना से, तो आपको याद होना चाहिए। इसीलिए इमैनुअल कांट की कौन सी परिकल्पना थी, गैसीय। कौन सी थी, गैसीय। फिर उसी परिकल्पना को संशोधन करते हुए 1796 में लाप्लेस, किसने, लाप्लेस ने उसको कन्वर्ट किया निहारिका परिकल्पना में। समझ में आया। सबसे पहले इमैनुअल कांट ने कौन सी परिकल्पना दी, गैसीय परिकल्पना। उसके बाद 1796 में लाप्लेस ने, जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने 1796 में कौन सी परिकल्पना दी, निहारिका परिकल्पना। जो आज हम निहारिका परिकल्पना पढ़ रहे हैं वो किसकी है, लाप्लेस की। इस परिकल्पना में क्या कहा गया था, जो ग्रह हैं, है ना, जो भी आज हमें ग्रह दिख रहे हैं उनका निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। यानी कैसे हुआ है, जो पदार्थ थे, पदार्थ में गैसें थी, वो गैसें और वो जो पदार्थ जब धीरे धीरे घूम रहा था, उसी धीमी गति से घूमते हुए इस निहारिका का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उससे क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यह बादल सूर्य की युवा अवस्था से जुड़ा हुआ था। मतलब जब सूर्य अपनी पुरानी स्टेज में था, हमें जैसे सूर्य बहुत हमें जैसा दिखता है, पहले वैसा नहीं था। उस युवा अवस्था से लेकर आज तक जितने भी ग्रह हैं वो सब क्या हैं, जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद इसी को 1950 में रूस के ओटो शिमेंट और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर, है ना, कौन कौन थे, रूस के ओटो शिमिड और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर, इन दोनों ने इसमें क्या किया, संशोधन किया। इसमें क्या किया, इसको रिवाइज किया, इसमें संशोधन किया। और संशोधन करके क्या बताया, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसके अंदर जोड़े। तो उन्होंने क्या कहा, सूर्य एक सौर निहारिका से बना था। मतलब सूर्य में क्या थी, सौर निहारिका, सूर्य के पदार्थ गैसीय थी। ठीक है, जो मुख्य थे उसमें हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण थे। कौन कौन सी गैसें थी, हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कौन कौन सी गैसें इंपॉर्टेंट थी। तो एक थी हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, इन दोनों गैसों के आपस में घर्षण और टकराव से, यानी गैसें हैं, गैसों के साथ धूलकण है, जब ये गैसें और धूलकण आपस में टकरा रही हैं
तो उससे घर्षण हो रहा है और टकराव हो रहा है। इससे एक तस्तरी नुमा बादल बना। तस्तरी होती है, ऐसी तस्तरी होती है, उस तस्तरी के रूप में क्या बना, बादल बना। उस तस्तरी के बादल के निरंतर घूमने से, उस तस्तरी के बादल के निरंतर घूमने से उसमें हुई अभिवृद्धि। उसमें क्या हुआ, अभिवृद्धि, यानी उसके शेप में वृद्धि हुई, और उसी शेप में वृद्धि से धीरे धीरे किसका निर्माण हुआ, आज के हमें जो ग्रह दिखते हैं उनका निर्माण हुआ। तो ये क्या हो गया, नीहारिका परिकल्पना। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद एक उसके बाद सिद्धांत आता है चैम्बरलेन और मोल्टन का। कौन, चैम्बरलेन प्लस मोल्टन। चैम्बरलेन और मोल्टन ने सन 1900 में, कौन से वर्ष में, सन 1900 में, ये भी उस लैब असिस्टेंट वाले क्वेश्चन में जुड़ा हुआ था। ठीक है, इनकी जो, एक सेकेंड देख लेते हैं कौन सा प्रश्न था। हाँ, उसमें जो इनका नाम दिया हुआ था चैम्बरलेन और मोल्टन का, वो दिया हुआ था ग्रहाणु सिद्धांत। क्या दिया हुआ था, ग्रहाणु सिद्धांत। तो गैसीय किसके साथ हो गया था, गैसीय हो गया कांट के साथ, है ना। नीहारिका हो गया लाप्लेस के साथ। उसके बाद ग्रहाणु सिद्धांत किसके साथ जोड़ दिया था, चैम्बरलेन और मोल्टन के साथ। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि सूर्य के पास से एक बहुत बड़ा तारा निकला। पहले सूर्य था, एक अन्य तारा सूर्य के पास से गुजरा, सूर्य बना, सूर्य के पास में एक तारा था, वो तारा सूर्य के पास से गुजरा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से वो पदार्थ क्या हुआ, सूर्य से सिगार आकार का पदार्थ अलग हुआ। यानी कि उस तारे ने सूर्य से वो पदार्थ अपनी ओर खींचा। ठीक है, उसके बाद जब ये पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, जब ये पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, तो उससे संग्रहित होकर क्या बने, ग्रह बने। उससे संग्रहित होकर क्या बने, ग्रह बने। और इसका समर्थन जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने भी किया। ठीक है, ये हो गया चैम्बरलेन और मोल्टन का सिद्धांत। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है, चैम्बरलेन मोल्टन। ग्रहाणु सिद्धांत वर्ष है 1900। ठीक है, उसके बाद एक आता है द्वितारक सिद्धांत। ठीक है, द्वितारक सिद्धांत को बोलते हैं बाइनरी सिद्धांत। इसमें कहा गया है कि सूर्य के साथ एक दूसरा तारा भी शामिल था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ा जा सकता है। इसके बाद आता है शिम्ट और वाइजेस्कर का संशोधित सिद्धांत। शिम्ट और वाइजेस्कर, है ना, इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि संशोधित सिद्धांत दिया। वही जो हमने पढ़ा था, शिमिड और वाइजेस्कर। ठीक है, वो सेम चीज है, हाइड्रोजन हीलियम और धूल थी और अभिवृद्धि हुई थी। ठीक है, इसको वैसे ही देखा जा सकता है। अब ये हो गई हमारी दो प्रकार के सिद्धांत हैं। ठीक है, एक हो गए पुराने हो गया जो आरंभिक सिद्धांत थे। आरंभिक सिद्धांत हमने पढ़ लिया, नीहारिका, है ना, और ग्रहाणु परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, ये क्या थे, पुराने संकल्पना थी। इनकी जो वैलिडिटी है ना, इनको जो मान्यता है वो कम है। इनकी मान्यता क्या है, कम है। फिर एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं आधुनिक सिद्धांत। उसको क्या बोलते हैं, आधुनिक सिद्धांत। और उस आधुनिक सिद्धांत का नाम है बिग बैंग थ्योरी। इस आधुनिक सिद्धांत का नाम क्या है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। एक दूसरा सिद्धांत भी है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है, बिग बैंग थ्योरी। तो एक विद्वान हुए हैं एडविन हब्बल, एक विद्वान हुए हैं एडविन हब्बल। इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, हब्बल ने 1920 में कहा, हब्बल ने 1920 में कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ये विस्तार कैसे हो रहा है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। वो एग्जाम्पल कैसे दिया, उन्होंने एक गुब्बारा लिया। क्या लिया, गुब्बारा। जब गुब्बारा बिना फूला हुआ होता है तो ये ऐसा एक गुब्बारा होता है। ठीक है, उस गुब्बारे के अंदर उन्होंने पेन से कुछ निशान किए। पेन से क्या किए, कुछ निशान किए। ठीक है, ये गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर उसने क्या किया, निशान किए। फिर जब उसी गुब्बारे को फुलाया, जब गुब्बारे में हवा भरी तो वो गुब्बारा क्या हुआ, बड़ा हुआ। गुब्बारा क्या हुआ, बड़ा हुआ। और उसके जो निशान थे
जो पेन से निशान किए हुए थे वो भी क्या हो गए, बड़े हुए। पेन से जो निशान किए हुए थे वो भी क्या हो गए, बड़े हुए। यानी कि जब उन्होंने क्या दिखाया इससे, इस एग्जाम्पल से क्या दिखाया कि जो ब्रह्मांड है उसका निरंतर विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, निरंतर विस्तार हो रहा है। मतलब ब्रह्मांड जब निर्माण हुआ उसके बाद से लेकर अब तक उसका विस्तार चल रहा है। मतलब क्या हुआ, पहले एक ब्रह्मांड ऐसा था, उसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। अब इसी गुब्बारे को थोड़ा और फुलाएंगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। यही जो निशान है थोड़े और क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। यही पूरी थ्योरी क्या थी, एडविन हबल का सिद्धांत था। इसको उन्होंने कहा विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। इसको क्या नाम दिया, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। ठीक है, फूलते हुए गुब्बारे में निशान बनाए और वो निशान एक दूसरे के क्या होते हैं, दूर हटते जाते हैं। वैसे आकाशगंगाएं क्या है, दूर होती जा रही। ठीक है, उसके बाद ये रहा एक ग्रह। ठीक है, उसके बाद ये उसका विस्तार, फिर थोड़ा और विस्तार हुआ तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ रही है। फिर ये तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ अवस्थाएं बताई उन्होंने। क्यों बताई, अवस्थाएं बताई। यानी कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक परमाणु था, एक परमाणु क्या था, परमाणु, एक परमाणु था। ठीक है, उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले, है ना, कुछ वर्ष पहले, वो वर्ष क्या है, 13.7 अरब वर्ष पहले, कुछ वर्ष पहले एक अति संघन गोलक, गोलक का मतलब क्या हो गया, एकाकी परमाणु। यानी ये जो आपको परमाणु दिख रहा है, ये जो परमाणु दिख रहा है, ये इस परमाणु के अंदर 13.7 अरब वर्ष पूर्व, इस परमाणु के अंदर 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ, विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के कारण जो आज का हमारा ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, आज का हमारा जो ब्रह्मांड दिख रहा है वो बना। तो एक अति संघन गोलक है ना, इसके अंदर क्या होगा, ये बहुत गर्म होगा, है ना, इसमें क्या होगा, बहुत ही शुष्क है। ये पदार्थ क्या है, बहुत ही शुष्क है। 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। जैसे गुब्बारे में हवा भरी तो गुब्बारा फैल रहा है, वैसे ही जब इसमें विस्फोट हुआ तो इसमें ब्रह्मांड का विस्तार क्या हुआ, तेजी से हुआ। फिर इसके बाद इसका जो विस्तार है वो 1 सेकेंड में हो गया। इसका जो विस्तार है वो क्या हुआ, 1 सेकेंड में हो गया। जो अभी जो दिख रहा है ना, ये इससे हमारा ब्रह्मांड लगभग 1 सेकेंड में जितना विस्तारित होना था हो गया। उसके बाद 3 मिनट तक, उसके बाद 3 मिनट तक इसका जो विस्तार है, जो वास्तविक स्वरूप आज में हमें दिखता है वो बना। मतलब 1 सेकेंड में विस्फोट हुआ और फिर विस्तार हो गया। फिर 3 मिनट तक, विस्फोट होने के 3 मिनट के अंदर अंदर तक आज का जो हमारा स्वरूप है वो हमें दिखाई दे गया। उसके बाद भी इसका जो विस्तार है वो निरंतर चल रहा है। उसके बाद भी विस्तार क्या चल रहा है, निरंतर चल रहा है। लेकिन अब जो इस विस्तार है, इस विस्तार की जो गति है वो गति क्या हो गई है, बहुत कम हो गई। उस विस्तार की गति क्या हो गई है, बहुत कम हो गई। इसके बाद उसके तापमान गिरा, पदार्थ क्या हुए, ठंडे हुए और परमाणु क्या हो गया, निर्माण हो गया। तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक क्या हो गया था, गिर गया था। और जब तापमान गिरने के बाद ब्रह्मांड क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, मतलब ब्रह्मांड के आसपास देख सकते थे। ठीक है, ये थी बिग बैंग की अवस्थाएं। तो इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला टाइमिंग, टाइमिंग क्या है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, कौन सी अवस्था में था, एकाकी परमाणु की अवस्था में था। विस्तार 1 सेकेंड के अंदर और 3 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये 2 टाइम हमें याद रखना है कि 1 सेकेंड के अंदर जो मुख्य विस्तार था वो 1 सेकेंड के अंदर हो गया और 3 मिनट के अंदर तक क्या हो, 3 मिनट तक क्या होता रहा, उसका जो आज का हमारा जो ढांचा दिखता है वो दिखाई दिया। उसके बाद भी निरंतर विस्तार हो रहा है, लेकिन उस विस्तार की गति क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो ये था हमारा बिग बैंग थ्योरी। अब उसके बाद एक संकल्पना और आती है, वो है स्थिर अवस्था सिद्धांत। वो क्या है, स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत है स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट, मतलब कि ब्रह्मांड हर समय एक जैसा ही रहा। इसका ना तो आरंभ है ना ही अंत है। इसका क्या है, ना ही आरंभ है, जैसे ना आदि है ना अंत है ना। जैसे कहते हैं भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान का ना जन्म हुआ था ना मृत्यु होगी, वैसे ही ब्रह्मांड क्या है, हर समय क्या है, एक जैसा है। इसका ना तो आरंभ है ना ही
अंत है। और इस कॉन्सेप्ट को दिया था होयल ने। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? होयल ने। होयल ने क्या कहा कि ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा ही रहा है, लेकिन जब बिग बैंग थ्योरी आ गई उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा लोग मानते नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मान्य सिद्धांत है। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है, वो है तारे, स्टार्स। उसके बाद आते हैं स्टार्स। जो तारे हैं, इन तारों का निर्माण कैसे हुआ? ठीक है। जो प्रारंभिक ब्रह्मांड था उसमें सभी पदार्थ क्या थे? असमान थे। इस असमान और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या बनी? आकाशगंगाएं बनी। आकाशगंगाएं क्या होती हैं? असंख्य तारों का समूह, मतलब बहुत सारे तारे जब मिल जाते हैं तब बनती है आकाशगंगा। और उसका जो दूरी है, उनकी जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 किलोमीटर ना। ठीक है। ये क्या हो गया? एक प्रकाश वर्ष की दूरी। तो तारों का निर्माण है वो लगभग हुआ था 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी। 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? तारों का निर्माण। ठीक है। अब जब तारे हैं, जब तारा है, एक स्टार है, तो उस स्टार की कुछ कंपोजिशन होगी। क्या होगी? उसकी कुछ कंपोजिशन होगी, यानी कि वो मिलके किसी बना। जैसे हम कहते हैं कि मानव जो शरीर है, मानव शरीर है, ये अधिकतर पानी से बना है। किससे बना है? पानी से। पानी हमारे बॉडी में अधिकतर क्या है? पानी है। उसके अलावा हड्डियां हैं, खून है ना। वो सारी चीजें, इससे हमारा शरीर मिलके बना है। वैसे ही जो एक तारा होता है, उस तारे में मुख्य जो दो गैसें होती हैं वो होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम। लगभग 98% दो गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं? जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। हमने पहले भी देखा था, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो दो गैसें थी। कौन कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम। तो तारों की कंपोजिशन में सबसे महत्वपूर्ण गैसें कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है लगभग 70% और हीलियम है लगभग 28%। और बाकी की जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और नियॉन है वो है 1.5%। तो तीसरे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे पे है नाइट्रोजन, पांचवे पे है नियॉन। बाकी जो कुछ लोहे के अंश है वो है 0.5%। तो इस प्रकार एक तारे का क्या होता है? कंपोजिशन होता है। उस तारे के बाद हम देखेंगे ग्रह। ग्रह कैसे बने जी? तो जो पहले हमने देख लिया कि ग्रह क्या थे, है ना। बिग बैंग थ्योरी में ग्रहों का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ठीक है। तो ये ग्रह थे, ये गैसीय बादल में गुच्छे थे। मतलब बादल था, बादल कैसे बना? गैसों से बना। निहारिका के भीतर घूम रहे गैस के गुच्छे थे। गुरुत्वाकर्षण बल से क्रोड बना और उसके चारों ओर घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। मतलब जब चीज कोई घूम रही है ना, कोई चीज घूम रही है, उसी घूमने से घूमती हुई तस्तरी का निर्माण हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। फिर इस बादलों का क्या हुआ? संघनन हुआ समय के साथ। जब इसका विस्तार मान लीजिए ये है और एक समय के बाद इसमें संघनन होता है। संघनन क्या हुआ? कंडेंसेशन। मतलब उसमें चीजें जमना शुरू हुई एक तरीके से। जब संघनन हुआ तो जो छोटे गोले बने, जो ग्रहाणु में विकसित हुए, है ना। ये मान लीजिए ये एक संघनन किया हुआ गोला है, ये एक संघनन किया हुआ गोला है। समय के साथ ये बन गया एक ग्रह और समय के साथ बन गया ये दूसरा ग्रह। इसी से अगर ये मान लीजिए इनमें कोई दो जुड़ भी गए तो उससे किसका निर्माण हो गया? ग्रह का निर्माण हो गया। ये ग्रह के निर्माण की अवस्था होती है। उसके बाद जो चांद है, एक पॉइंट इसमें रह गया है, वो है चंद्रमा की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? चंद्रमा की उत्पत्ति। जो हमारा मून है, जो मून है उसकी उत्पत्ति का एक सिद्धांत दिया जाता है, द बिग स्प्लिट। द बिग स्प्लिट। इसमें ऐसा कहते हैं कि एक थिया नामक ग्रह था। क्या था? थिया नामक ग्रह था, या एक पदार्थ कह लीजिए जिसको। थिया नामक एक ग्रह था। उस ग्रह से एक चट्टान टकराई। क्या टकराई? एक चट्टान टकराई। इन दोनों का जब टकराव हुआ तो उससे मून की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? मून की। और उस थ्योरी को नाम देते हैं द बिग स्प्लिट। क्या देते हैं? द बिग स्प्लिट। इंग्लिश में, हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, द बिग स्प्लिट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सौरमंडल, हमारा जो सोलर सिस्टम है। हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। इन 8 ग्रहों में एक पुराना ग्रह भी था
9 ग्रह थे पहले, उसका नाम था प्लूटो, और 2003 में उस प्लूटो को बोना ग्रह बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? बोना ग्रह। मतलब पहले 9 ग्रह थे, फिर 2003 में जो प्लूटो है उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। कैसे हटा दिया गया? ग्रह की श्रेणी से। उसके बाद अभी जो हमारे ग्रह हैं वो हैं 8। कितने ग्रह हैं? 8। ये वाले ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसी पैटर्न में है, यानी केंद्र में क्या है? सूर्य। यहाँ पे क्या है? सूर्य। और सूर्य से दूर जाते हैं तो बुध, शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। इनमें से जो शुरुआती 4 ग्रह हैं उनको बोलते हैं भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह, और जो बाहर के 4 हैं, उनको बोलते हैं बाहरी ग्रह या जोवियन। कौन से बोलते हैं? जोवियन ग्रह। एक तो हो गए पार्थिव और एक हो गए जोवियन। ठीक है। सूर्य और शुद्ध ग्रह पट्टी, एक पट्टी है शुद्ध ग्रह पट्टी, है ना, उसके अंदर 4 ग्रह हैं, उसके बाद 4 ग्रह। ठीक है। सूर्य से दूर जो भीतरी ग्रह हैं ये ठोस प्रकृति के हैं, इनका घनत्व क्या है? अधिक है। और जो बाहर के ग्रह हैं वो गैसीय प्रवृत्ति के ज़्यादा है, उनका घनत्व क्या है? कम। अगर गैस कम होगी तो उनका घनत्व भी क्या होगा? अगर गैस ज़्यादा होगी तो घनत्व भी कम होगा। लेकिन अगर गैस संघनित हो जाती है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो अंदर वाले 4 ग्रह हैं उनका क्या है? संघनन ज़्यादा हो रखा है, तो इनका घनत्व क्या है? अधिक है। एक दूसरे के निकट है और एक दूसरे से दूर है। जो भीतरी ग्रह हैं उनमें गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है और जो बाहरी ग्रह हैं उनमें गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है। तो एक टेबल बनाई हुई है, इसको याद कर लेना। उसके बाद इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे इनकी जो घूर्णन दिशा है ना, बाकी सारे ग्रह शुक्र और यूरेनस, है ना, शुक्र और यूरेनस, ये जो 2 ग्रह हैं ये ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। कौन कौन से? शुक्र और यूरेनस। सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी ग्रह कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, शायद नहीं पूछे, है ना। जो मेन जो पॉइंट पूछ सकते हैं वो है जो छल्ले वाले ग्रह हैं वो कौन कौन से? छल्ले क्या होते हैं? रिंग्स। मतलब कोई ग्रह है, उस ग्रह के चारों ओर किन्हीं छोटे छोटे पदार्थों की एक शुद्ध पट्टी बनी गई। कैसे बनी गई? शुद्ध पट्टी। उस शुद्ध पट्टी को क्या बोलते हैं? छल्ले। तो शनि, बृहस्पति और नेपच्यून, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर वृत्ताकार छल्ले बने हुए हैं। उसके बाद आता है घनत्व। घनत्व किसका है? सबसे ज़्यादा घनत्व है पृथ्वी का, फिर है बुध का और फिर है शुक्र का। सबसे ज़्यादा घनत्व कितना है? पृथ्वी, फिर बुध और फिर शुक्र का। ये तीनों याद रखना है ना। एग्जाम में पूछ लेंगे कि घनत्व के अनुसार ग्रहों का विभाजन। ठीक है। आकार के अनुसार बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो स्टार्टिंग के 4 नाम याद रख लो। बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि सबसे बड़ा है, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तापमान के आधार पर सबसे गर्म ग्रह है शुक्र और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है शनि, है ना। सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स जिसके हैं वो कौन सा है? शनि। 2 चीज होती है, एक होती है परिक्रमण और एक होता है घूर्णन। ठीक है। परिक्रमण और घूर्णन। जो घूर्णन होता है उसको बोलते हैं रोटेशन। उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। और परिक्रमण को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। परिक्रमण इंग्लिश इसका लिखा नहीं। तो जो परिक्रमण वेग है, ऑर्बिट में घूमना, यानी घूर्णन को बोलते हैं। जैसे आपने एक लट्टू बोलते हैं जो जिसको जमीन पे घुमाते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर आप अपने ही स्थान पे खड़े होकर घूम रहे हैं, आप अपने ही स्थान पे खड़े होकर घूम रहे हैं तो वो हो गया घूर्णन। उसको क्या बोलते हैं? घूमना। और अगर आप किसी के चारों ओर, जैसे मंदिर में जाते हैं परिक्रमा करते हैं, किसी भी स्थान की परिक्रमा करते हैं, तो उसको क्या बोला? परिक्रमण। मतलब किसी स्थान या व्यक्ति के चारों ओर घूमना, उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमा। और अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमना, उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन। क्या बोलते हैं? घूर्णन। तो जो घूर्णन है, जो परिक्रमण है, लिखा है परिक्रमण वेग और घूर्णन वेग। तो सबसे कम परिक्रमण वेग है वो है बुध का, सबसे ज्यादा परिक्रमण वेग है वो है नेपच्यून का। सबसे कम घूर्णन वेग है वो है बृहस्पति का और सबसे अधिक घूर्णन वेग है वो है शुक्र का। ठीक है। ये फैक्ट है, याद रहते इंपॉर्टेंट होना, इन्हें इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जो पृथ्वी है
पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। और पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ आसपास ग्रह का 5 से 6 अरब वर्ष कौन से थे? ग्रह थे, है ना। उन्हीं के साथ साथ चंद्रमा था। 4.6 अरब वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई? पृथ्वी की। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय चट्टानें थी, है ना, गर्म वातावरण था, वीरान और विरल वायुमंडल था, मतलब वायुमंडल में कुछ भी नहीं था। मुख्यतः कौन सी गैसें थी? हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी गैसें थी? हाइड्रोजन और हीलियम। फिर समय के साथ, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में फैक्ट था कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 4.6 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद एक चीज आती है, वो है कि जो पृथ्वी की जो परतदार संरचना है, समझ लेते हैं। पृथ्वी की जो परतदार संरचना है, इसका विकास कैसे हुआ? एक आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन हम अभी इसको उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में समझ लेते हैं। जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो उस निर्माण के समय संघनन के टाइम जो भारी पदार्थ थे वो चले गए केंद्र में, और जो हल्के पदार्थ थे वो रह गए बाहर। वो कैसे रह गए? बाहर की सीमा में हल्के पदार्थ रह गए। अब इसी भारी पदार्थ में, जैसे लोहा, ये कहाँ चले गया? पृथ्वी के केंद्र में। हल्के पदार्थ जैसे सिलिकेट, ये कहाँ गए? ऊपरी सतह पर। ये कैसे हुआ? गुरुत्वाकर्षण और टकराव से, है ना। पृथ्वी के निर्माण के दौरान गुरुत्वाकर्षण और टकराव से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, ठीक है। उस ऊष्मा से जो पृथ्वी थी वो द्रव अवस्था में आ गई। कौन सी अवस्था में आ गई? द्रव अवस्था में आ गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। इसी लिक्विड स्टेट में आने के बाद जो भारी पदार्थ थे, अब जैसे पानी में अगर कुछ आप भारी पदार्थ डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, हल्का डालेंगे तो वो ऊपर चलेगा। वैसे ही भारी पदार्थ केंद्र में चले गए, हल्के पदार्थ बाहर आ गए। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विभेदन की प्रक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? विभेदन बोलते हैं। इसी विभेदन से प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर का निर्माण हुआ। अब ये सारी चीजें क्या है? क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, फिर मेंटल, क्रस्ट के बाद, और फिर कोर या क्रोड सबसे केंद्र में। तो इस केंद्र में क्या आ गए? भारी पदार्थ आ गए, और क्रस्ट पे क्या रह गए? हल्के पदार्थ रह गए। इनका जो विभाजन है आप आंतरिक संरचना में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है जब पृथ्वी बन गई, पदार्थ बन गए, उसके बाद वायुमंडल और जलमंडल, वायुमंडल प्लस जलमंडल, इनका विकास कैसे हुआ? तो जो आधुनिक वायुमंडल था, है ना, सबसे पहली अवस्था थी, उसमें जो आदिकालीन वायुमंडल था, जो पुराना वायुमंडल था, उसका होने लगा ह्रास। क्या होने लगा? ह्रास या नुक्स, वो उड़ने लगा। हम क्या कह सकते हैं? उड़ने लगा, यानी जो पहली संरचना थी वो उड़ने लगी। जैसे प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी, है ना, ये गैसें क्या हो गई? उड़ गई। क्या हो गई? उड़ गई। उसके बाद डी गैसिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ? गैस उत्सर्जन। ये पूछा जा सकता है कि डी गैसिंग क्या होती है, कौन सी अवस्था है डी गैसिंग की? पृथ्वी जब ठंडा हुई, पहले गर्म थी तो उन्हें उड़ गई, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और विभेदन के कारण गैसें और जलवाष्प उसमें से, पृथ्वी में से निकले। उसमें जलवाष्प निकली, नाइट्रोजन निकली, CO2 निकली, मीथेन, अमोनिया, है ना, ये सारी गैसें क्या हुई? समय के साथ निकली। और ज्वालामुखी जब विस्फोट हुए तो उससे गैसें और जलवाष्प क्या हुई? बढ़ी। तो उससे जो गैसें थी, पुरानी गैसें थी, उनको रिप्लेस किया नई संरचना ने या नई गैसों ने। इसके बाद धीरे धीरे जलमंडल का निर्माण हुआ और धीरे धीरे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यानी जलवाष्प का क्या हुआ? संघनन हुआ। जलवाष्प का संघनन हुआ और उसी संघनन से वर्षा हुई। उसी संघनन से क्या हुई? वर्षा हुई। और वर्षा का जल जब एकत्र हुआ तो उससे क्या बने? महासागर बने। और महासागर बने लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व। आपको ये याद रखना। जीवन का विकास हुआ 380 करोड़ वर्ष पूर्व। जीवन का विकास कब हुआ? 380 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस, जो आज हम जितना भी खान पान कर रहे हैं, है ना, जो भी हम खाना पैदावार कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उसमें मुख्य भूमिका किसकी है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की। ये प्रक्रिया शुरू हुई 200 से या 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। और 200 करोड़ वर्ष पूर्व ऑक्सीजन का भी क्या हो गया? विकास हो गया। 200 करोड़ वर्ष पूर्व ऑक्सीजन का पूर्ण निर्माण हो गया। ये 4 कट याद रखना है। 400 में महासागर बने,
380 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन का विकास हुआ, 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषण, और ऑक्सीजन 200 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, ये ऑक्सीजन का निर्माण होने के बाद ये ऑक्सीजन क्या हो गई थी, फैल गई थी। कहाँ फैली थी, वायुमंडल। उसके बाद है जीवन की उत्पत्ति। उसके बाद क्या है, जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जो वायुमंडल था उसमें हमने देखा कि गैसें कौन सी थी, हाइड्रोजन, हीलियम। उन गैसों में हमारा सर्वाइवल मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे चलते हुए किसका निर्माण हुआ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का। इन गैसों के निर्माण से जीवन की उत्पत्ति भी क्या हुई, शुरू हुई। रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, अणु बने, है ना। अणु बनने के बाद धीरे धीरे सबसे पहले जीवाश्म है। क्या है, जीवाश्म। 300 करोड़ वर्ष पूर्व किसका हम बने, जीवाश्म। तो क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरा शैवाल। इसकी संरचनाएं मिली है हमें 300 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, और उसके बाद 380 करोड़ वर्ष पूर्व धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी पर जीवन का जो अभी वर्तमान संरचना दिख रही है उसका आरंभ। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक जो सेकंड टॉपिक है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमारी बुक है, इसी बुक से हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मिलते हैं अगली क्लास में।